Hello everyone. So let us continue our discussion of chemical bonding, and before we start with the वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो ऑर्बिटल ओवरलैपिंग हमने पढ़ी है, तो एक बार प्रीवियस टॉपिक्स बॉन्ड एंगल्स वेस्पर थ्योरी एंड ऑल एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 19, I3 नेगेटिव एग्जिस्ट बट F3 नेगेटिव डजंट, वाई? टू टेक ए 2 minute पॉज टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो। एंड देन क्वेश्चन नंबर 20 कि कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉन पोलर वाइल सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2 आर पोलर, एक्सप्लेन। देन क्वेश्चन नंबर 21, ONO एंगल मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंगल इज मैक्सिमम इन विच ऑफ दीज स्पीशीज, राइट? So let's start with the question number 19. देखो I3 नेगेटिव में क्या होता है, हमने जब इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया था तो ये 3 आयोडीन है। अब अगर आयोडीन की वैलेंस हम देखें तो दैट इज 7, तो सेंट्रल वाला जो आयोडीन होगा इसके पास 4, 5, 6, 7 और ये जो 1 नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पे एडिशनल इलेक्ट्रॉन की तरह आ गया, तो इसके पास 3 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो उसको ऑब्वियसली इसका ऑक्टेट जो है दैट इज एक्सीडेड। पर दिस इज अलाउड बिकॉज आयोडीन के पास एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वो ऑक्टेट एक्सीड कर सकता है। बट अगर हम F3 नेगेटिव बनाते हैं इस तरह से, और मान लो आप बोलते हैं कि चलो सर सेंट्रल एटम को नहीं देते हम एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, हम बाहर वाले को दे देते हैं, तो सेंट्रल वाले के पास कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? टोटल 7, तो 1 2 3 4 5 6 7। स्टिल 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो इसके पास एटलीस्ट 9 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो इसका ऑक्टेट एक्सीड हो गया। नाउ द फ्लोरीन बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं होते कि वो एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स को या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डी ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर लें, तो दे डोंट हैव दैट ऑप्शन। तो इसीलिए सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स अपना ऑक्टेट एक्सीड नहीं करेंगे। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, ये सारे सेकेंड पीरियड एलिमेंट दे कैन नॉट एक्सीड द ऑक्टेट, तो दैट इज वाई F3 नेगेटिव डजंट एग्जिस्ट। सेकेंड इज CO2 इज नॉन पोलर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की वैलेंस देखो 4 है और दोनों तरफ इसको डबल बॉन्ड बनाने हैं, तो इट्स ए लीनियर स्ट्रक्चर। तो डाइपोल मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस बॉन्ड की डाइपोल मूवमेंट इस तरफ होगी और दूसरे बॉन्ड की होगी एग्जैक्टली ऑपोजिट। सिंस बोथ दीज डाइपोल मूवमेंट्स आर एक्चुअली वेक्टर्स, तो उनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन 180 डिग्री है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है? 0, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। अब अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखें तो उसमें सल्फर के डबल बॉन्ड O तो हैं, बट देर इज एडिशनल लोन पेयर, तो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड की डाइपोल इस तरफ होगी, इस बॉन्ड की इधर होगी और लोन पेयर की ऊपर होगी, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट आएगा दैट विल बी नॉन जीरो, बिकॉज ये तीनों एक दूसरे को एग्जैक्टली न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट अगर वाटर की बात करें तो वाटर में भी जो शेप है दैट इज बेंट, तो ये 2 लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर के डाइपोल मोमेंट इस तरह से होगा और लोन पेयर का भी इस तरह से होगा, ठीक है। अब ये मत सोचना कि ये दोनों, ये वाला डाइपोल और ये वाला डाइपोल डायरेक्टली एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं। जब हम टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं ना, टेट्राहेड्रल कैसा होता है, 2 बॉन्ड ऐसे हैं, ये एक V बना, ठीक है, दूसरा वाला जो V है ये ऐसे समझ लो कि यहाँ से आपकी तरफ स्क्रीन से बाहर एक बॉन्ड आ रहा है, राइट, मतलब एग्जैक्टली उसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है ये, तो ये वाला बॉन्ड आपकी तरफ है, ये वाला बॉन्ड स्क्रीन से एग्जैक्टली पीछे है, तो एक V के ऊपर दूसरा V परपेंडिकुलर रखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये इसी डायरेक्शन में है और दोनों डायपोल डायरेक्टली ऐड होते हैं। तो ये जो इसका हम 3D स्ट्रक्चर एक बार हाइब्रिडाइजेशन में देखेंगे तो उससे ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। तो यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट्स आपस में कैंसिल नहीं हो रही, तो इसका भी म्यू रिजल्टेंट जो है वो नॉन जीरो है, और डाइपोल मोमेंट अगर नॉन जीरो है तो डेफिनेटली इट इज़ पोलर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 21, ONO एंगल इज मैक्सिमम इन, देखो HNO3। अब HNO3 को अगर आप आयनाइज कर दोगे तो H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव बनेगा, तो NO3 नेगेटिव या इसका
एक बार स्ट्रक्चर आपको प्रैक्टिस करके याद करना पड़ेगा, आपको डायरेक्टली फर्स्ट अटैम्प्ट में तो नहीं बनता। ये है HNO3 का स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास 1 2 3 एक्चुअली 3 बॉन्ड पेयर हैं। डबल बॉन्ड को अगर हम सिंगल ही यूनिट कंसीडर करें, अब नाइट्रोजन के जो 5 इलेक्ट्रॉन थे, 2 यहाँ चले गए, ये 3, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, तो 5 के 5 चले गए। इसका कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसके पास बेसिकली 3 बॉन्ड पेयर्स हैं। तो 3 बॉन्ड में उसकी ज्योमेट्री कैसी आती है, शेप ट्रायगोनल, प्लेनर। तो ये एंगल जो है वो रफली 120 के आसपास होने चाहिए, ठीक है। फिर आगे NO2 पॉजिटिव, तो बॉन्ड एंगल रफली क्लोज टू 120 डिग्री हमारे पास होंगे। NO2 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर आपको याद हो गया होगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, 4 इलेक्ट्रॉन, लीनियर है, तो ये बॉन्ड एंगल है 180 डिग्री, और 180 डिग्री से बड़ा एंगल तो ऑब्वियसली नहीं होगा। अगर सिर्फ NO2 की बात करें तो NO2 में क्या रहता है हमारे पास, ऑड इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा हो जाता है। और HNO2 तो इट इज़ HONO, ठीक है। तो HONO में यहाँ पे अब अगर हम इसकी बॉन्डिंग कंप्लीट करें तो एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का यहाँ जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ अगर डबल बॉन्ड बनाते हैं तो इसके पास बचेगा एक लोन पेयर। तो लोन पेयर की वजह से लीनियर तो नहीं रह सकता ये, तो इट मीन्स कि स्ट्रक्चर को कैसा होना पड़ेगा, थोड़ा सा बेंड यहाँ पे होना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, 180 डिग्री से छोटा एंगल आ रहा है, तो मैक्सिमम एंगल लीनियर में आएगा NO2 पॉजिटिव में। तो जैसे जैसे आपको स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस होती जाएगी, आप बिना स्ट्रक्चर ड्रॉ किए डायरेक्टली बता पाओगे कि हाँ ये तो लीनियर है, लीनियर में वो 180 डिग्री से बड़ा एंगल तो कोई भी नहीं है ना, तो वो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड एंगल इज मैक्सिमम। NH3 याद रखना है आपको 107 डिग्री, NH4 पॉजिटिव, 4 बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो एग्जैक्ट परफेक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, तो 109.5 डिग्रीज। PCl3, अब देखो PCl3 में क्या है, PCl3 और NCl3 सिमिलर हैं, तो फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर और 3 होंगे बॉन्ड। अब यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के क्लोरीन के नज़दीक ज़्यादा रहेंगे, तो यहाँ से जो रिपल्शन आ रही है लोन पेयर की, ये बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा करेगा, ठीक है। जबकि NH3 में क्या होता है, NH3 में भी इसी तरह का लोन पेयर है और 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं, पर यहाँ पर नाइट्रोजन क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा नाइट्रोजन के नज़दीक रहेंगे, तो ये आपस में क्लोज होंगे तो रिपेल करेंगे, तो ये रिपल्शन से भी बॉन्ड एंगल उतना छोटा नहीं होगा, PCl3 का थोड़ा छोटा ही होगा। तो कितना बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली हमें याद नहीं करना है, बट हम इतना बोल सकते हैं कि ये लेस देन NH3 ही होगा। फिर HCl2, अब सल्फर के 2 बॉन्ड बने और 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 रह गए लोन पेयर। अब वाटर का जो बॉन्ड एंगल था H2O का, दैट वाज 104.5 डिग्रीज, ठीक है, इसमें भी 2 लोन पेयर थे। अब यहाँ पे ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन नज़दीक रहेंगे, तो बॉन्ड थोड़ा बड़ा होगा। HCl2 में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन पेयर नीचे हैं थोड़े से, तो बॉन्ड एंगल थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो हमें ये पता है कि ये लेस देन H2O होगा, तो उसके हिसाब से जो सबसे बड़ा एंगल आ रहा है वो NH4 पॉजिटिव में ही आ रहा है, राइट। तो इस तरह से आपको याद रखें, तभी तो मैंने कहा था कि कुछ स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स हैं उनके बॉन्ड एंगल्स याद कर लो, और उनके रिस्पेक्ट में दूसरे स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल आपको क्या लग रहा है, ये कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो हम वहाँ पे एक अच्छा कैलकुलेटेड गैस कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सारे बॉन्ड एंगल याद करने की ट्राई करोगे तो दैट इज़ मतलब स्टूपिडिटी, ठीक है, वो भूल जाएंगे कुछ दिनों के बाद। देन क्वेश्चन नंबर 23, अरेंज Pi3, PBr3, PCl3 एंड PF3 इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। अब सेंट्रल एटम सेम है, राइट, तो सेंट्रल एटम अगर सेम है और ये हम X ले लेते हैं इसको, तो यहाँ इसका लोन पेयर आएगा, लोन पेयर यहाँ से पुश कर रहा है दोनों तरफ से, ये मतलब तीनों तरफ से। अब अगर X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन नीचे नीचे रहेंगे, तो पुश करने पे वो ज़्यादा श्रिंक कर जाएगा। पर अगर X कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन और बीच जैसे में रहेंगे, तो उनकी रिपल्शन ज़्यादा होगी आपस में, तो बॉन्ड एंगल उतना ज़्यादा श्रिंक नहीं हो पाएगा।
तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका होगा, PI3 का। तो PI3 फिर PBr3 देन PCl3 देन PF3। ठीक है, तो दिस शुड बी द ऑर्डर फॉर द बॉन्ड एंगल्स, करेक्ट। तो आई थिंक इतना पार्ट तो सभी को आपको समझ आ गया होगा। अब इसकी अगर एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव द वैल्यूज़, तो मैं आपको वो दे भी देता हूँ यहाँ पे। आप एक बार देख भी लो कि वेरिएशन कितनी है। PI3 PBr3 इज़ 101, PCl3 इज़ 100.3 डिग्री। तो मतलब वैल्यूज़ काफ़ी क्लोज हैं। इट्स नॉट दैट इजी टू गेस, पर हम जस्ट बेसिक्स के ऊपर इसको सॉल्व कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द, देखो ओवरलैपिंग हमने पढ़ लिया था। हमने कहा था कि हम मीथेन में जो बॉन्डिंग है उसको स्टडी करेंगे। मीथेन की बॉन्डिंग कैसे हो रही है। देखो मीथेन की बॉन्डिंग को जब एक्सप्लेन करना था तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्रॉपरली नहीं कर पाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने काफ़ी केसेस में एक्सप्लेन कर दिया कि हाँ इसकी शेप ऐसी क्यों है और इसके डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज़ क्यों हैं, वो ठीक है, बट देयर वर सम लिमिटेशन। तो अगर आप CH4 मॉलिक्यूल में देखो तो कार्बन के बेसिकली 4 बॉन्ड बन रहे हैं, राइट। और एक बॉन्ड कैसे बनता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है और एक दूसरे का आता है और दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड बनाते हैं। तो मतलब दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। तो कार्बन के अगर हम ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन देखें तो दैट इज 1s2 2s2 2p2। तो अभी तो इसके पास 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे अगर आप और 2 लगा लोगे तो बस यहीं पर क्या हो सकता है, शेयरिंग हो सकती है ना, क्योंकि अनपेयर्ड तो 2 ही हैं इसके पास। तो इसके हिसाब से तो उसको 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए, पर ये 4 बनाता है। तो चलो हम क्या करते हैं, फिर उसको हम एक्साइटेड स्टेट में ले जाके हम क्या करते हैं, 2s का एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देते हैं आगे। तो 1s में तो 2 ही रखे, 2s का इलेक्ट्रॉन को जंप करा के ले गए p में। तो अब s में 1 रह गया, p में आगे 3, तो 2s1 2p3। अब ये करवाने के लिए डेफिनेटली हमें एनर्जी देनी पड़ी, क्योंकि एक्साइट करवाना था उसको, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में लेके जाना था। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं। वी हैव नाउ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इन 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में 4 बॉन्ड बन सकते हैं डेफिनेटली। जो दूसरा से CH4 है तो एक हाइड्रोजन का यहाँ से आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। बट अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है, ये वाला, ये देखो, ये 1s है, ये 2s है, ये 2p है। हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन क्या आता है, 1s1, उसका तो 1s में ही होता है इलेक्ट्रॉन। तो ये पहला वाला जो ओवरलैप हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन और कार्बन का 2s, हाइड्रोजन का 1s, तो एक तो हमारा 2s 1s ओवरलैप हो रहा है। बाकी के 3 कार्बन के 2p में हैं और हाइड्रोजन के किस में है, 1s। तो इसका मतलब हुआ हम एक ओवरलैप तो s और s का कर रहे हैं, ठीक है, और बाकी 3 कर रहे हैं हम p और s का। तो क्योंकि दोनों की ओवरलैप का जो एक्सटेंट होगा अलग अलग होगा, SS ओवरलैप डिफरेंट है, PS ओवरलैप डिफरेंट है, तो ये 3 बॉन्ड क्योंकि PS ओवरलैप से बन रहे हैं तो तीनों बॉन्ड एक जैसे होने चाहिए। पर ये 4th बॉन्ड SS ओवरलैप से बन रहा है तो वो बॉन्ड थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो मतलब 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स में से 3 एक जैसे होने चाहिए और 4th थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। पहली बात ये होगी। दूसरी बात, S तो स्फेरिकल है, स्फेरिकल की तो कोई डायरेक्शन प्रॉपर्टी होती नहीं है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है P के पास, और तीनों P ऑर्बिटल आपस में कैसे हैं, 90 डिग्री पे हैं। तो अगर ये एक PX है, इसने S से ओवरलैप किया, ठीक है, इस एक्सिस में किया, फिर एक PY होगा इसके परपेंडिकुलर, वो इस एक्सिस में ओवरलैप कर लेगा, फिर PZ होगा वो इस एक्सिस में ओवरलैप कर लेगा। पर तीनों बॉन्ड बनने तो एग्जैक्टली परपेंडिकुलर चाहिए, तो बॉन्ड एंगल 3 में तो 90 डिग्री आना चाहिए। फिर ये 109.5 कैसे आ गया। तो ये कुछ इस तरह की प्रॉब्लम थी जो काफ़ी केसेस में आई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के साथ। तो उसको थोड़ा डिटेल में हम इसके बाद स्टडी करते हैं कि एग्जैक्टली क्या था और इसका सॉल्यूशन किस चीज़ से निकला। ठीक है, उसके पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग में जो बॉन्ड बनते हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड, वो क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, राइट। तो इतना पार्ट आई थिंक आपको समझ आ गया। अब देखो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास एक आगे सिग्मा बॉन्ड और एक आगे पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बनते हैं एंड टू एंड या एक्सियल ओवरलैप से।
एस और एस से भी बन जाते हैं, एस पी से भी बन जाता है, पी पी से भी बन जाता है। जैसे कि ये पहला ओवरलैप आ गया, 2 एस ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो एस एस ओवरलैपिंग। यहाँ पे एक एस एक पी से ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, एक्सिस के लॉन्ग, ये एक्सियल ओवरलैप है तो ये एस पी ओवरलैपिंग होगी सिग्मा बॉन्ड के लिए। और ये पी और पी एक्सियल ओवरलैप कर रहे हैं तो ये पी पी ओवरलैपिंग। तो प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था पॉजिटिव और नेगेटिव, उसका ये था कि पी ओवरलैपिंग का ये लोब भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव ओवरलैप होगा। अगर ये एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो वो नेगेटिव ओवरलैप है, वो नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रहे, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द एक्सियल ओवरलैप के अलॉन्ग द एक्सिस वो ओवरलैप कर रहे हैं। दूसरा जो सिस्टम है दैट इज साइड वेज ओवरलैप। ये साइड वेज सिर्फ पी में होता है क्योंकि एस की कोई साइड नहीं होती है, एस तो स्फेरिकल है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी नहीं है, वो पी के पास है। तो ये सिर्फ पी पी में हो सकता है और उसके अलावा डी डी में भी होता है, बट दैट इज बियॉन्ड अवर डिस्कशन प्रेजेंटली। अब एक्सियल ओवरलैप ज़्यादा होता है, ग्रेटर ओवरलैप होता है अलॉन्ग द एक्सिस, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनते हैं, इसीलिए सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। साइडवेज जो ओवरलैप है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, कम एक्सटेंट तक होता है, ठीक है, इसीलिए लेसर ओवरलैप जनरेट वीकर बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड्स आर वीकर देन सिग्मा, राइट। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला जो दिया ना उन्होंने शेप, ये क्या है, ऑर्बिटल बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। ये दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में ओवरलैप करके तो एक इस तरह का, मतलब ज्वाइन करके इकट्ठे हो गए तो ये ऐसा क्लाउड बन गया, ठीक है, सेंटर के ऊपर, और वैसा ही नीचे वाले दो मिलके एक इस तरह का क्लाउड बना दिया। तो सेंट्रल लाइन या एक्सिस के ऊपर एक क्लाउड है और एक नीचे क्लाउड है, जबकि यहाँ पर जो क्लाउड है वो सेंट्रल एक्सिस के अबाउट थोड़ा डिफरेंट अरेंजमेंट में है। सेंट्रल एक्सिस पे है ये वाला जो क्लाउड है पूरा सेंट्रल एक्सिस पे है, ये एक्सिस के ऊपर है और नीचे है, तो डिफरेंट है। तो सिग्मा पाई बॉन्ड का डिफरेंस क्लियर हुआ। सिग्मा बॉन्ड एंड टू एंड ये एक्सियल ओवरलैप, पाई बॉन्ड साइडवेज ओवरलैप। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, पाई बॉन्ड वीकर होता है। और पाई बॉन्ड बनता तभी है जब एक सिग्मा बन चुका है। पाई बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड ओनली आफ्टर सिग्मा बॉन्ड हैज फॉर्म्ड। तो पाई बॉन्ड पहले नहीं बनता, पहले हमेशा सिग्मा बनता है और सिग्मा एक ही बनता है। तो मतलब ए सिंगल बॉन्ड बी अगर आप लोगे तो इसमें सिग्मा बॉन्ड ही है, पहला बॉन्ड सिग्मा ही होता है। हाँ, हायर थ्योरी में अगर हम जाएंगे तो कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जहाँ पर बोला गया कि सिंगल बॉन्ड बना और उसमें भी पाई कैरेक्टर था, पर अभी के लिए यही याद रखो, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है। फिर जो डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, मतलब पहला जो है वो तो सिग्मा ही है, उसके ऊपर जो बना दो सिग्मा कभी नहीं होते, एक सिग्मा के बाद नेक्स्ट जो बनेगा वो पाई बनेगा। क्यों? एक एक्सिस के अलॉन्ग एक बार ओवरलैप हो गया, अब दोबारा कैसे होगा? एक और ऑर्बिटल इस डायरेक्शन में तो नहीं है ना, पी का तो आप एक्स ले ली तो पी एक्स तो एक ही था उस एटम के पास, दो तो नहीं थे जो ओवरलैप कर रहे हैं। तो एक्सियल ओवरलैप एक ही बार होगा तो सिग्मा बॉन्ड एक ही बनेगा। तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो पहला वाला जो बॉन्ड बना वो सिग्मा था, उसके बाद जो दो बने वो पाई थे, राइट। तो पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैप से ना। अब अगर हम सिग्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल अबाउट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। यस, जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, ये वाली एक्सिस जो है इसके अबाउट सिमेट्रिकल है। देन देयर इज अ फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड। अब देखो, फ्री रोटेशन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऑर्गेनिक में हम काफ़ी डिटेल में यूज़ भी करेंगे। अभी के आप ऐसा समझो कि जैसे ये एक हमने पी ऑर्बिटल लिया, एक और ही पी ऑर्बिटल लिया, पहले वाले को फिक्स कर दो, या मैं आपको ये बोलता हूँ, या आपके पास पेन है, ठीक है, पेन की कैप है, तो पेन का ये जो बॉडी है, शाफ्ट है, इसको फिक्स रख के आप कैप को रोटेट कर सकते हो ना। यस, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो ऐसे समझ लो, ये वाला जो पेन की बॉडी है ये एक ऑर्बिटल है और जो कैप है वो दूसरा ऑर्बिटल है। तो एक को फिक्स करके हम दूसरे को रोटेट कर सकते हैं, उससे ओवरलैपिंग पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, राइट। तो किसी और आप कैप को फिक्स कर दो और पेन को रोटेट करना स्टार्ट करो, वो भी अलाउड होगा।
तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन, मतलब एक एंड को फिक्स करके, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा है तो इस कार्बन को फिक्स कर दो और इस कार्बन को घुमा दो, ये अलाउड है। पाई बॉन्ड के अबाउट रोटेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। फ्री रोटेशन इज नॉट अलाउड इन पाई बॉन्ड। अब इसका रीजन क्या है, देखो ये एक पाई बॉन्ड बन रहा है हमारा साइडवेज ओवरलैप से, तो ऐसे समझो कि अगर मैं इसको फिक्स रखूं और दूसरे वाले को रोटेट करना स्टार्ट कर दूं, घुमाना स्टार्ट कर दूं, तो पॉसिबल होगा क्या? नहीं। अब इस साइड से अगर हम इसको देख रहे हैं सपोज यहाँ से, तो ये दो लाइन है, एक लाइन के एग्जैक्टली पीछे दूसरी लाइन है। अब एक लाइन को फिक्स रख के मैं दूसरे को रोटेट करना स्टार्ट करूँ तो साइडवेज ओवरलैप कैसे रहेगा? ये वैसी बात हुई, ये आपने दो स्टिक्स ले ली और यहाँ से इसको जोड़ दिया, यहाँ से भी इसको जोड़ दिया, ये बन गया पाई बॉन्ड, साइडवेज ओवरलैप हो गया। अब एक स्टिक को फिक्स रखो और इसको घुमाना स्टार्ट करो तो ऑब्वियस बात है ये बॉन्ड तो टूट जाएगा ना यहाँ से। तो पाई बॉन्ड में क्योंकि रोटेशन नहीं हो सकती तो पाई बॉन्ड एक रिजिड बॉन्ड है, तो आप एक एटम को फिक्स करके दूसरे को रोटेट नहीं करवा सकते। तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में इस तरह की रोटेशन अलाउड नहीं है। एंड देन सिग्मा बॉन्ड्स डिसाइड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल। पाई बॉन्ड क्या है, कितना नहीं है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, उससे शेप पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शेप डिसाइड करने के लिए सिर्फ सिग्मा बॉन्ड चाहिए। तो आप सिग्मा बॉन्ड को ऐसे समझ लो कि घर, जैसे मान लो घर होता है, अब घर में खिड़कियां तो कहीं भी दे दी, मेन जो शेप है या स्ट्रक्चर हो तो पिलर डिसाइड करते हैं, जहाँ आपने पिलर दे दिए वो दे दिए। अब आप दरवाज़ा एक जगह से हटा के दूसरी जगह लगा सकते हो, खिड़कियाँ हटा सकते हो, लगा सकते हो। तो सिग्मा बॉन्ड्स आर लाइक द पिलर्स ऑफ द ज्योमेट्री, जैसे लग गए वो शेप डिसाइड करेंगे। पाई बॉन्ड कैन मूव, वो विंडोज़ और डोर्स की तरह है, वो हटाया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जा सकता है, जैसे हम रेजोनेंस में करते थे। तो पाई बॉन्ड का शेप डिसाइड करने में कोई रोल नहीं है, लोन पेयर्स का शेप डिसाइड करने में कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो इतने ये सारे पॉइंट्स आपको सिग्मा पाई बॉन्ड के बारे में क्लियर हो गए। बाकी इनका जो डिफरेंस है वो आपके स्कूल एग्जाम में आता है, कई बार बहुत कॉमन है, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस एक्सप्लेन करो, तो दैट यू कैन मेमोराइज, पढ़ सकते हो, रट सकते हो अपनी बुक से भी, पर समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट इज कि वीबीटी की जो मैं बात आपको कर रहा था, तो वीबीटी ने सेटिस्फैक्टरली एक्सप्लेन कर दिया कि वेरियस मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन क्यों हुई, कैसी हुई, उनकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों थी, बट इट फेल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ अ लॉट ऑफ मॉलिक्यूल लाइक CH4 टेट्राहेड्रल क्यों, अगर तीनों p ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं ओवरलैपिंग में, तो p ऑर्बिटल तो 90 डिग्री पे होते हैं, तो उसका बॉन्ड एंगल 109.5 क्यों आ गया? फिर तीन बॉन्ड तो sp ओवरलैप से बने और एक ss से बना, तो चारों बॉन्ड एक जैसे नहीं हो सकते, पर चारों बॉन्ड का एग्जैक्टली सेम पैरामीटर्स हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एंगल सेम है, ऐसा क्यों है? फिर NH3 पर्टिकुलरली पिरामिडल ज्योमेट्री क्यों ले रहा है, राइट? तो ऑल दीज प्रॉब्लम वर सॉल्व्ड व्हेन द पॉलिंग इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको हम फिर बहुत डिटेल में यूज़ करेंगे। और पुरानी कुछ चीज़ें हमने जो की थी, जैसे वेस्पर थ्योरी, वहाँ पर आपको जो मैंने नोट्स एक्सप्लेन किए थे बीच में, वहाँ SP, SP2, SP3 कुछ इस तरह की चीज़ें लिखी थी, दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। तो अब जब मैं ये आपको समझाऊंगा, उसके बाद उन नोट्स को आप दोबारा देखोगे तो यू विल रियलाइज़ कि हाँ अच्छा क्या इसका मतलब था। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इट्स लाइक मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का मतलब है, अगर मेरे पास एक बाउल राइस है, ठीक है, और 3 बाउल में मान लो हमारे पास कोई लिक्विड है, मतलब दाल ले लेते हैं, ठीक है, कोई भी दाल होगी, तो क्या होगा अगर हम इसको मिक्स कर दें चारों को, ओके, तो चारों को मिक्स करने के बाद जो आपके पास आएगा, अगर पहले आपने 4 बाउल्स लिए थे तो मिक्स करने के बाद जो टोटल अमाउंट है वो भी तो दोबारा 4 बाउल्स में रखा जा सकता है, ठीक है। तो आप ऐसा समझ लो, ये चावल थे और 3 में दाल थी, मिक्स किया, खिचड़ी बन गई चारों बाउल्स में। अब क्या है, सेम चीज़ है, चारों में खिचड़ी है, राइट। तो ये हो गया राइस आपका जैसे S, और ये 3 हो गए P। तो अभी तीनों का अलग अलग करेक्टर था, इसका अलग करेक्टर, इन तीनों का अलग क्या है। मिक्स करने के बाद तो चारों का करेक्टर वही हो गया ना। तो अगर 4 बॉल मिक्स किए तो फाइनली आपको मिले भी तो 4 ही बॉल्स,
पर अब सबका करेक्टर सेम है, ये भी खिचड़ी है, ये भी खिचड़ी है, ये भी। तो इस तरह का होता है कि एक ऑर्बिटल का अलग करेक्टर था, बाकियों का अलग करेक्टर था। जब आपने मिक्स कर दिया तो मिक्स करने के बाद उनके इंडिविजुअल करेक्टर डिस्ट्रॉय हो गए। अब उनका सभी का करेक्टर सेम हो गया, एक नया करेक्टर आ गया। तो इट इज़ अ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, किनकी? ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। ऐसा नहीं आप किसी भी ऑर्बिटल को मिक्स कर दो, जो ऑर्बिटल एनर्जी में कंपेरेबल है, जैसे 3s और 3p है, कंपेरेबल एनर्जी है, मिक्स कर दिया। ठीक है, तो मिक्स करने पे दे गिव अ न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। s और p के तो एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस था, पर अब जो नए ऑर्बिटल्स आएंगे उनकी एनर्जी भी एग्जैक्टली सेम होगी और शेप भी एग्जैक्टली सेम होगी। उनको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, राइट? तो ये समझ आया मिक्सिंग? तो राइस और दाल चावल मिक्स किए तो खिचड़ी बन गई, और जितने मिक्स किए थे उतने ही बनी। तो वी कैन ले डाउन द रूल्स कि क्या क्या इसके पॉस्टुलेट्स थे। पहला, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग ऑर्बिटल। मतलब अगर 4 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो 4 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वहाँ पर बनेंगे। देन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। जैसे जब मिक्सिंग आपने की थी S और P की तो इन दोनों की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट थी, पर जब हाइब्रिड बनेंगे उनकी सबकी एनर्जी सेम होगी, इक्विवेलेंट इन एनर्जी एंड शेप। देन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर मोर इफेक्टिव इन फॉर्मिंग बॉन्ड, क्योंकि उनका ओवरलैप अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है वो भी देखेंगे अभी हम। ठीक है, ये आपको देखो मैं बताता हूँ। ये आपका P था और ये S था। जब इसे हाइब्रिड बनता है ना तो वो कुछ ऐसा बनता है, एक लोब बड़ा बनता है और एक छोटा बनता है। ये जो बड़ा वाला लोब है ये ओवरलैपिंग करता है, और क्योंकि ये बड़ा डायरेक्शनल है, जो नहीं कर रहा वो छोटा सा है, तो मतलब बड़े वाले लोब को यूज़ कर रहे हो, इफेक्टिवली यूज़ कर रहे हो, तो इसका जब ओवरलैप होगा तो वो ज़्यादा होगा। तो ग्रेटर ओवरलैप से जो बॉन्ड बनेंगे वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं। यहाँ पर क्या था, ये भी 50% था, ये भी 50% था, तो आप सिर्फ 50% को ही यूज़ कर पा रहे हो ओवरलैपिंग के लिए, बाकी 50% तो एग्जैक्टली वेस्ट जा रहा है। यहाँ पर ये ऐसे नहीं है, जो मेजर पार्ट है दैट इज़ यूटिलाइज इन बॉन्डिंग, इस तरह से समझो इसको। तो वहाँ पर ओवरलैप ज़्यादा होगा, ग्रेटर ओवरलैप लीड्स टू स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। देन दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन अ वे टू मिनिमाइज द रिपल्शन। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट अगर आपको नोट डाउन करनी, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज रेफर द एनसीईआरटी, उसमें सारे पॉस्टुलेट्स दिए हुए हैं। तो देखो दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्टेड इन स्पेस इन अ वे टू मिनिमाइज द रिपल्शन। तो मतलब जैसे अगर आपने 4 ऑर्बिटल उठाए, एक S लिया और 3 P ले लिए, मिक्स कर दिया, तो S और 3 P मिला के फिर ये बनते हैं sp3। तो मिक्स कितने किए थे? 4। तो ये कितने बनेंगे? ये भी 4 बनेंगे। अब इन चारों को स्पेस में ऐसे तरह से अरेंज किया जाएगा ताकि इनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस हो। उसी से ज्योमेट्री डिसाइड होती है, जो वेस्पर थ्योरी में कहा था ना। पर वेस्पर थ्योरी में हम बात कर रहे थे सिग्मा बॉन्ड, मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर की। यहाँ बात कर रहे हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। तो 4 ऑर्बिटल्स को स्पेस में अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है तो उसका जो तरीका है उसी को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें अगर आपको दिखा देता हूँ उसका डायग्राम, ये देखो। ठीक है, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे अभी। तो ये S, PX, PY, PZ सबको मिक्स किया, तो S और 3P मिला के sp3। तो 4 ऑर्बिटल मिक्स किए तो 4 ही बने। अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं इनको स्पेस में जब मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना था तो ये इस तरह से बने। ये एक टेट्राहेड्रन है ज्योमेट्री। तो ये चारों इसके चारों कॉर्नर्स की तरफ चले गए। तो ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर, ये फोर्थ कॉर्नर। ठीक है, तो इसमें इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल आता है दैट इज 109.5 डिग्री। इसीलिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आती है। तो जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी वहाँ पर फिर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल आएगी। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन की वजह से हम बहुत इजीली एक्सप्लेन कर पाए थे ज्योमेट्रीज को, और वो प्रॉब्लम जो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। राइट, देन नेक्स्ट देखें, रिक्वायरमेंट्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। पहली चीज़, ऑर्बिटल प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल ऑफ एटम आर हाइब्रिडाइज। तो आउटर मोस्ट शेल में जो वैलेंस शेल में उन्हीं को हाइब्रिडाइजेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम। सेकेंड, जिन ऑर्बिटल्स को आप ओवरलैपिंग के लिए यूज़ कर रहे हो दे मस्ट बी ऑफ कंपेरेबल एनर्जी। ठीक है, आप किसी भी लार्ज एनर्जी गैप वाले ऑर्बिटल्स को यूज़ नहीं कर सकते।
देन बोथ हाफ फिल्ड एंड फिल्ड ऑर्बिटल कैन पार्टिसिपेट। ऐसा नहीं कि ऑलरेडी भरा हुआ है ये 2s में 2 हैं या 2p में पूरे पूरे 6 हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। बोथ हाफ फिल्ड एंड फिल्ड ऑर्बिटल्स कैन पार्टिसिपेट, राइट। अब देखते हैं कि डिफरेंट हमारी ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट जो कन्फिग्रेशंस हैं वो क्या क्या है, ठीक है, किस तरह से हम एक्साइटेड स्टेट में उसको लेके बॉन्डिंग करवा सकते हैं। अब जैसे बात करें हम BeCl2, तो BeCl2 में सेंट्रल एटम कौन है, बेरिलियम। अब हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया Be, यहाँ पे एक Cl लगा दी, यहाँ पे Cl लगा दिया। अब बेरिलियम के लिए लिखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो दैट इज 1s2 2s2। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें अनपेड तो कोई भी नहीं है। तो अनपेड अगर नहीं है ये आगे ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन में फिर हम क्या करेंगे, 2 बॉन्ड बनाने तो 2 अनपेड तो चाहिए। तो ये ले लिया 1s2 और जो 2s था उससे इलेक्ट्रॉन को हमने एक्साइट करा दिया p में, तो 2s में 1 रखा और p में 1 चला गया। तो अब क्या आ गए, 2 अनपेड आ गए। तो ये जो 2 अनपेयर्ड हैं अब इनके साथ क्या हो सकता है, ओवरलैप। तो Cl का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और दूसरा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। पर प्रॉब्लम यही आई दोबारा से, ये वाला तो S के साथ ओवरलैप कर रहा है, वो P के साथ कर रहा है, तो दोनों बॉन्ड का जो करेक्टर है वो अलग अलग होना चाहिए, तो दोनों बॉन्ड का करेक्टर तो सेम होता है, राइट। तो हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन ये हो गया था, तो एक्साइटेशन तो हमें करवानी पड़ी। सिमिलरली बोरॉन की अगर हम बात करें तो बोरॉन ग्राउंड स्टेट में है 1s2 2s2 2p1। तो अगर हम BCl3 लेते हैं तो अभी एक ही अनपेड है तो एक ही बॉन्ड बना सकता है। तो बोरॉन को एक्साइटेड स्टेट में कंसीडर करेंगे तो 1s2, तो जंप करवा देते हैं यहाँ से, 1s को सेम रखा, वैलेंस शेल जो कि सेकंड शेल है इसकी, उसी को हम यहाँ पे एक्साइटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा और एक p में जंप करवा दिया, तो अब आगे टोटल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अब 3 बॉन्ड बना सकते हैं। तो जैसे BCl3 बनाना है, BH3 बनाना है तो बन सकते हैं, पर वही प्रॉब्लम कि एक ऑर्बिटल तो S है बाकी 2 P हैं, तो तीनों बॉन्ड का एग्जैक्ट सेम नेचर क्यों होगा, कैसे होगा। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं विद टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखो फर्स्ट इज द sp हाइब्रिडाइजेशन। तो एज द नेम इंडिकेट्स यहाँ पर एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके sp ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे, क्योंकि तो 2 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो 2 ही नए sp ऑर्बिटल हमें मिलेंगे। तो ये एक s ऑर्बिटल हो गया और एक p। अब अगर हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को z एक्सिस लेके चलते हैं तो हमारे पास p का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा, pz। तो दोनों की मिक्सिंग से हमारे पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने वो कुछ इस तरह से होंगे, एक बड़ा लोब और एक छोटा लोब। अब टोटल ऑर्बिटल है कितने, 2, तो एक इस तरह से अरेंज कर दिया हमने और दूसरे को इस तरह से, क्योंकि 2 ऑर्बिटल्स को अगर मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है तो एक ही तरीका है 180 डिग्री पे अरेंज करने का। इसीलिए इस डायग्राम में हमारे पास जो 2 ऑर्बिटल हैं, ये एक ऑर्बिटल हो गया और ये दूसरा ऑर्बिटल एग्जैक्टली 180 डिग्री पे रखे हैं। दैट इज़ वाई देयर इज़ अ लीनियर ज्योमेट्री। तो बेरिलियम अगर या कोई भी, जैसे यहाँ पर ये बेरिलियम क्लोराइड BeCl2 का एग्जांपल है, तो बेरिलियम का एक S और एक sp मिलके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल, जैसे ये सेंटर में बेरिलियम है तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल क्लोरीन के साथ ओवरलैप कर रहा है। क्लोरीन की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, और हाइब्रिडाइजेशन होती है सेंट्रल एटम के लिए डिफाइंड। जो टर्मिनल एटम है, जैसे BeCl2 में क्लोरीन बाहर की तरफ लगा है, टर्मिनल पे लगा है, तो टर्मिनल एटम के लिए हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो क्लोरीन का प्योर p है, तो ये एक ओवरलैप हो गया। दूसरा, अब ये बेरिलियम का दूसरा sp ऑर्बिटल हाइब्रिड ये क्लोरीन के दूसरे के साथ एटम के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये आ गई हमारे पास लीनियर ज्योमेट्री, दोनों सिग्मा बॉन्ड है। तो ये बन गया हमारे पास BeCl2 स्ट्रक्चर। अब इसके केस में क्योंकि 2 ऑर्बिटल कंबाइन कर रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में
50% एस करेक्टर है और 50% पी करेक्टर है। लीनियर ज्योमेट्री है, ऑल्सो नोन एज डायगोनल हाइब्रिडाइजेशन। अब इसका एग्जांपल जैसे BeCl2 का तो हमने एग्जांपल देख ही लिया, ठीक है। तो अगर इसको हमें डिटेल में एक बार अच्छे से पढ़ना है तो बेरिलियम का लिख लेते हैं, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन आ गया 1s2 2s2 और 2p में 0 है। देन इसका एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन, तो यहाँ पे 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2s से 1 इलेक्ट्रॉन को हम जंप करवा रहे हैं 2p में। तो 2p में अब 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2s में 1 आ गया, 2 हमारे पास अनपेड आ गए। अब एक s में और एक p में था। अब इन दोनों की जब आप मिक्सिंग करवाते हो, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हो, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या होगा, 1s तो ऐसे ही रहेगा, पर ये 2s और p ये एक सेट ऑफ 2 ऑर्बिटल बन जाएगा। ये हैं 2 हाइब्रिड sp ऑर्बिटल्स या 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। बाकी के 2 p ऑर्बिटल्स को अलग से आप रख लो, ठीक है। अब ऐसे क्यों ड्रॉ किया हमने, क्योंकि जब ये दोनों मिक्स हो गए तो इनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। s अब s नहीं रहा, p अब p नहीं रहा, अब वो sp हो गए हैं। तो अगर आप उसको अब भी ऐसे ही ड्रॉ करोगे कि ये एक s है और ये 3 p है, तो उनकी यूनिक जो आइडेंटिटी थी वो कैसे डिफाइन हो पाएगी। ओके, तो इसलिए इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल को, क्योंकि इक्विवेलेंट एनर्जी और शेप है, तो इकट्ठे हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब ये ओवरलैप करेंगे बाकी क्लोरीन के साथ और बॉन्ड बन जाएगा। तो क्लोरीन के लिए जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पेरिफेरी एटम्स होते हैं, उनके लिए हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बन गया BeCl2, राइट। तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करेंगे, तो आगे इसके ऊपर क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर समझ आ रहा है कि एक यहाँ पे s ऑर्बिटल था और 2 थे p। अब ये px py हो सकते हैं, py pz या px pz, कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो ये 3 ऑर्बिटल मिला के 3 sp2 ऑर्बिटल्स बनाएंगे। अब जब 3 sp2 ऑर्बिटल्स यहाँ पे बन जाएंगे तो फाइनली उन तीनों ऑर्बिटल्स को स्पेस में मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस करना है, ठीक है। तो देखो मिक्सिंग कैसे हुई, ये आपका s ऑर्बिटल था, फिर उसके बाद ये एक p1 हो गया और ये परपेंडिकुलर दूसरा है। तो ये s प्लस py प्लस pz यहाँ इन्होंने लिए हैं और इससे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिले, ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा ऑर्बिटल। अब क्योंकि 3 ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का तरीका एक है कि तीनों को 120 डिग्री पे रखें। दैट इज़ वाई इनकी जो ज्योमेट्री है दैट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। 120 डिग्री बॉन्ड एंगल आइडियल कंडीशन में आता है और तीनों ही सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स से सिग्मा बॉन्ड ही बनते हैं, पाई बॉन्ड मत बनाना कभी हाइब्रिड ऑर्बिटल से। दे ऑलवेज अंडरगो एक्सियल ओवरलैप एंड फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। तो BCl3 का यहाँ पे जैसे ये स्ट्रक्चर है, इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो बोरॉन का ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2 2s2 2p1। तो p में अभी सिर्फ एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 बॉन्ड्स बनाने के लिए हमें 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो एक्साइटेड स्टेट के लिए आ जाएगा 1s2 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करवा देंगे और p में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब टोटल 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इन तीनों की हम मिक्सिंग करा देते हैं या हाइब्रिडाइजेशन करवा देते हैं। तो फाइनली हमारे पास क्या होगा, 1s ऐसे रहेगा और उसके बाद हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गए। तो दीज आर 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब बचा कौन, सिर्फ एक p ऑर्बिटल अलग से बचा, कौन सा, 2p। तो इन तीनों में हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब जिसको बॉन्ड बनाना है, जैसे क्लोरीन है तो वो एक एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन का, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ जाएगा, तो इस तरह से पेयरिंग से बॉन्ड बन जाएंगे। तो sp2 डिफाइन हो गया और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। सिमिलरली अब BCl3 का बना लो, AlCl3 का बना लो, राइट।
तो इससे भी और कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना सकते हैं, पर उनको हम इसके बाद एक बार sp3 का केस देखने के बाद फिर स्टडी करते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव प्रॉब्लम नंबर 24, डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन इन CO2 मॉलिक्यूल। तो CO2 में कार्बन को बेसिकली ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने, तो देखते हैं कि कार्बन, अब हम ये नहीं करेंगे कि हमें ऑलरेडी इसकी ज्योमेट्री पता है, ठीक है, हम डायरेक्टली उसके ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। तो 1s2 2s2 2p2, तो क्या इसको दो ही बॉन्ड बनाने? तो जब लुईस इलेक्ट्रॉन मतलब लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि अल्टीमेटली इसको यहाँ पे दो डबल बॉन्ड बनाने हैं। तो दो डबल बॉन्ड में यहाँ पर एक सिग्मा है, एक पाई है, यहाँ पर एक सिग्मा है और एक पाई है, तो दो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और दो बनेंगे पाई बॉन्ड्स। तो ओवरऑल बॉन्ड तो बन रहे हैं 4, राइट। तो कार्बन को अगर हम एक्साइटेड स्टेट में कंसिडर करें तो 1s2 2s1 एंड 2p3। तो इस तरह से आ गया। अब टोटल 4 बॉन्ड यहाँ पे बन सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज हमें सिग्मा बॉन्ड बनाने 2, और सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं पर पाई बॉन्ड नहीं बनते, इसलिए 2 सिग्मा बॉन्ड हमें बनाने, तो हमें 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। तो एक S ले लेते हैं और एक P ले लेते हैं, क्योंकि P2 जैसी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, मिक्सिंग होगी sp sp2 sp3 sp3d इस तरह से। तो S और P हमने ले लिए, तो इससे हमें फाइनली मिल गया 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2 अलग प्योर p ऑर्बिटल अलग रहे। तो ये 2p हैं और ये हैं 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ 2 ही हैं, sp है, तो जो शेप है वो लीनियर आनी चाहिए। तो कार्बन का एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये आ गया और दूसरा वाला ये आ गया, ठीक है। तो इधर ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल आएगा, यहाँ से ऑक्सीजन का एक ऑर्बिटल आएगा, तो ये बन गया 2 सिग्मा बॉन्ड। उसके बाद जो 2 पाई बॉन्ड बनने हैं, 2 p ऑर्बिटल हमारे पास पड़े हुए हैं। लेट अस से sp में pz हमने यूज़ कर लिया था, तो ये px और py पड़े होंगे। तो एक बार px ओवरलैप कर लेंगे, ठीक है। कार्बन का भी ये px ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का px ऑर्बिटल एक बार ओवरलैप करके एक तरफ का पाई बॉन्ड बनाएंगे। दूसरी तरफ तो कार्बन का इधर जो पाई बॉन्ड बना, ये तो बन गया ऑक्सीजन के साथ इस तरह से। तो ये मान लो कार्बन का px था, तो ऑक्सीजन का भी px यूज़ हो गया। अब दूसरी तरफ कार्बन का दूसरा वाला जो होगा वो py होगा, तो py परपेंडिकुलर आएगा, तो ऑक्सीजन का भी फिर py यूज़ होगा और ये वाला पाई बॉन्ड परपेंडिकुलर। तो दोनों पाई बॉन्ड पैरेलल नहीं आ सकते। समझ आ गया ना क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि अगर दोनों px से बनेंगे तो पॉसिबल नहीं है, px तो एक ही होगा। तो px से एक बन गया, तो एक पाई बॉन्ड आपका इस प्लेन में बन गया और दूसरा पाई बॉन्ड आपका इसके परपेंडिकुलर प्लेन में बनेगा, राइट। तो दैट इज द काइंड ऑफ अरेंजमेंट वी हैव इन CO2। फिर आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 का जैसे पहले था एक s और 3 p, sp3 बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे प्लेस करना है, तो वी नीड 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल, एंड दिस इज बेसिकली क्या है, एक टेट्राहेड्रन। इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रन। ये एक कॉर्नर हो गया टेट्राहेड्रन का, ये दूसरा कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर और ये चौथा कॉर्नर। तो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल हर एक कॉर्नर की तरफ अरेंज्ड हैं, ठीक है। इसलिए इस ज्योमेट्री को टेट्राहेड्रल बोला जाता है, क्योंकि ये टेट्राहेड्रॉन से इंस्पायर्ड ज्योमेट्री है, राइट। अब sp3 के हम डायरेक्टली केसेस कर सकते हैं। सबसे पहला केस तो हमारे पास आ गया CH4 का। अब CH4 के केस में क्या होगा, देखो कार्बन का जो एक्साइटेड स्टेट ज्योमेट्री है
कन्फिग्रेशन 1s2 2s1 एंड 2p3, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ी है एक्साइटेड स्टेट की। तो हमें 4 बॉन्ड बनाने CH4 में, चारों बनाने सिग्मा बॉन्ड, तो हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए यहाँ पे। तो ये चारों sp3 मिक्स करके हाइब्रिडाइज करके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। तो दीज आर 4 sp3 ऑर्बिटल, अभी चारों बॉन्डिंग में यूज़ होंगे। तो स्टार्टिंग में मैंने एक क्वेश्चन पोज किया था कि अगर CH4 बन रहा है और एक बार SS ओवरलैप है और 3 बार PS ओवरलैप हो रहे हैं, तो 3 बॉन्ड की नेचर अलग होनी चाहिए थी, एक बॉन्ड की नेचर अलग होनी चाहिए थी। तो वो वाला फंडा हाइब्रिडाइजेशन ने सॉल्व कर दिया कि ऐसा नहीं है, S और P मिक्स करके पहले sp3 बनाते हैं। अब चारों बॉन्ड किससे बन रहे हैं? कार्बन की तरफ से sp3 और हाइड्रोजन की तरफ से S, ठीक है। तो सारे जो CH बॉन्ड है वो sp3s 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 से ही बन रहे हैं, इसीलिए उनकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, सारे की सारी प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन वाज एबल टू एक्सप्लेन कि क्यों वो टेट्राहेड्रल होगा और क्यों चारों बॉन्ड की नेचर एक जैसी आएगी। तो बस 4 बॉन्ड बन गए, चारों बॉन्ड को फिर रेगुलर टेट्राहेड्रल के कॉर्नर्स पे बना देंगे, दैट डिफाइंस द टेट्राहेड्रल शेप। अब उसके बाद तो उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट वी हैव द क्वेश्चन हियर। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 25, डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3H2O एंड SO2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है, आई थिंक अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज़ गुड, बिकॉज यू हैव टू फाइंड, क्योंकि जितना आपने पढ़ लिया इसको अप्लाई भी तो करना है। तो टेक योर टाइम, एक बार देखो, ट्राई करो और मैच करो कि आपका वो आंसर आ रहा है, कि आप उसकी पिरामिडल शेप डिफाइन कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो। देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी डिस्कसिंग द आंसर टू दिस प्रॉब्लम, और उसके बाद डी ऑर्बिटल्स को हाइब्रिडाइजेशन में कैसे यूज़ करते हैं, sp3d sp3d2 ये वाली हाइब्रिडाइजेशन, इन पे हम डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद फिर हम करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग बिफोर वी स्टार्ट विद द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।